पियर्सन ने दी कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को निकालने के लिए, ठीक है, जिसको कि हम कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एज एक्चुअल में भी मानते हैं, जिसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। देखो पियर्सन ने क्या बोला था कि पियर्सन ने लीनियर रिलेशनशिप यानी कि जो एक्चुअल में नापा जा सकता है उस रिलेशनशिप को, यानी कि जो सरल रिलेशनशिप है उसको नापने का एक तरीका कि हाँ जितनी स्टडी आप आज करते हो मतलब जितने स्टडी आप पढ़ाई करते हो उतने हिसाब से आप अपने मार्क्स स्कोर को कंपेयर कर सकते हो, ठीक है, इनका रिलेशनशिप आप निकाल सकते हो। और ये बहुत स्टैटिक रिलेशनशिप है और ये सबसे अच्छा तरीका माना जाता है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को फाइंड करने का, जैसे कि मैंने आपको बताया। और इसके फॉर्म में भी मैं आपको वन बाय वन बताऊंगी और क्वेश्चंस भी कराऊंगी। सबसे पहले समझो ये है क्या, ठीक है। फिर हम बात करते हैं स्पीयरमैन ने क्या कहा। स्पीयरमैन ने कहा कि हम ना डेटा को ना, क्योंकि कुछ डेटा कैसे होते हैं जिनको हम नंबर्स का, देखो मार्क्स को तो नंबर्स में कैलकुलेट कर सकते हैं कि चलो 10 आए 20 आए 50 100 जो भी है, बट हम कुछ डेटा ऐसे होते हैं जिनको हम नंबर्स में कैलकुलेट नहीं कर सकते, जिनको हम ऐसे कैलकुलेट नहीं कर सकते कि हाँ कितना उसका एवरेज के अकॉर्डिंग, तो उसको रैंक दे देते हैं, ठीक है। तो इसने कहा कि हम यहाँ पे रैंक के अकॉर्डिंग डेटा को मेजर करते हैं, ठीक है, कैटेगरी ऑर्डिनल डेटा, ऑर्डिनल मतलब कैटेगरी वाइज जो डेटा होते हैं ना उनको। तो यहाँ पे जैसे कि देखिए जैसे कि अब एम्प्लॉय की रैंकिंग है, अब एम्प्लॉय कितना अच्छा है आपने उसकी रैंक दे दी, ठीक है, बट आपके जॉब एक्सपीरियंस जो आपका जो जॉब परफॉर्मेंस है, किसी इंसान को जॉब परफॉर्मेंस को क्या आप नंबर्स में मेजर कर सकते हो? नहीं। तो आप जो मेजर नहीं कर सकते इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, तो उसको हम रैंक के बेस पे, यानी कि जैसे कि अगर 10 स्टूडेंट है उनकी जैसी परफॉर्मेंस होगी क्लास के अंदर, मैं कहूंगी कि हाँ जो वो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई ए है, उसने कहा कि इसकी परफॉर्मेंस मुझे ओके लगती है, तो उसको मैं 5 रैंक नंबर 5 पे रखूंगी। तो ये कुछ रैंक्स होते हैं जिसमें स्पीयरमैन ने कहा इसको हम इससे रिमूव करते हैं। आप इसको ऐसे उल्टा भी समझ सकते हो, ठीक है, इस तरीके से बताइए, ठीक है। अगर क्वेश्चन को लोगे आपका हैबिट हो जाएगी। फिर स्पीयरमैन ने कहा इसके फॉर्म में भी लिखोगे, बता दो क्वेश्चन भी करेंगे। फिर नेक्स्ट थ्योरी दी गई थी कैंडल टाउ की तरफ से, जो कि इन्होंने उनका जो साइन है कुछ इस तरीके से लिख दिए, ठीक है। उसके बाद आपसे कहता है, इन्होंने बताया था कि हम डेटा को मेजर कर सकते हैं कोऑर्डिनेट और डिसकोऑर्डिनेट पेयर्स, यानी कि अब कोऑर्डिनेट पेयर्स का पहले समझिए। कोऑर्डिनेट पेयर्स होते हैं जैसे कि अगर x बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन वाला। बट डिपेंडेंट नहीं होता, आपने डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप और डिपेंडेंट में फर्क होता है, ठीक है। अब और डिसकोऑर्डिनेट पेयर्स होते हैं जहां पे अगर x बढ़ता है, यानी कि उल्टा होता है, कोऑर्डिनेट में अगर x बढ़ेगा तो y बढ़ेगा, डिसकोऑर्डिनेट में अगर x कम होगा तो y बढ़ेगा, अगर x बढ़ेगा तो y कम होगा, उल्टा रिलेशनशिप होता है, ठीक है। तो इन डेटास को हम लोग इन डेटास को हम रैंक देते हैं। इसके अंदर हम ऑर्डिनल यानी कैटेगरी वाइज डेटा को हम पेयर देते हैं। इस केस में हम जो वाले कोऑर्डिनेट पेयर्स होते हैं, डिसकोऑर्डिनेट पेयर्स होते हैं, उनको हम रैंक देते हैं। जैसे कि एग्जांपल है कि अगर कस्टमर सेटिस्फाइड है, ठीक है, कस्टमर सेटिस्फाइड है तो उसका हमें प्रोडक्ट का रिव्यू क्या उसने दिया, ठीक है, वो प्रोडक्ट का रिव्यू खराब भी दे सकता है, प्रोडक्ट का रिव्यू अच्छा भी दे सकता है, ठीक है। तो ये वही बताता है कि यहाँ पे हमें कस्टमर सेटिस्फैक्शन और प्रोडक्ट के रिव्यूज की तरफ हमें यहाँ पे, अब जरूरी नहीं है कि प्रोडक्ट का अगर रिव्यू अच्छा है तो कस्टमर आपसे सेटिस्फाइड ही है, ठीक है। तो ये कुछ कोऑर्डिनेट रिलेशनशिप्स होते हैं कि आपका एग्जांपल है। नेक्स्ट आपसे कहता है लास्ट वन इज पॉइंट डिस्पेरियल कोरिलेशन। इसके अंदर आपसे कहता है कि कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल और बाइनरी वेरिएबल के अंदर रिलेशनशिप बताता है, ये मेजर करता है। कैसे कॉन्टिन्यूअस तो आपको पता है, जो हम नंबर्स में नाप सकते हैं 1 2 3 4 ऐसे करके, और बाइनरी वेरिएबल वो वेरिएबल से आप लिखते रहिए साथ साथ में, क्योंकि जो टर्म्स है वो आपको बहुत यूजफुल होने वाली है। तो इसमें मैं आपको सारे का सारा आपको बताया, ऑर्डिनल क्या है, डिसकोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट क्या है, सब कुछ। देखिए कॉन्टिन्यूअस तो आपको पता है वो सीरीज जो नंबर टर्म्स में चलती है, जो हम मेजर कर सकते हैं, बट बाइनरी होती है जो हम मेजर नहीं कर सकते, जैसे कि जेंडर, किसी का जेंडर उसको हम टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसके अंदर ये कहते हैं कि रिलेशनशिप बताता है जेंडर, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके जेंडर है, टेस्ट स्कोर्स है, इन दोनों का कोई रिलेशनशिप नहीं है। आपका जेंडर क्या है और आप कितने नंबर ला रहे हैं, मार्क्स कितने ला रहे हैं, कितना स्कोर कर रहे हैं, उसमें कोई भी रिलेशनशिप नहीं बन सकता है। तो उसको ये कहता है पॉइंट डिस्पेरियल कोरिलेशन, जिसमें दो यानी कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल और बाइनरी वेरिएबल में कोई रिलेशनशिप जहां पर नहीं हो सकता है, उसको ये कहता है पॉइंट डिस्पेरियल कोरिलेशन। तो ये 4 तरीके की कोरिलेशन की कुछ थ्योरीज है, कुछ मेथड्स के तरीके हैं। अब इसके फॉर्मूलेस पढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद कुछ एरर्स के भी क्वेश्चंस हमने भी कर लेंगे, तो ये आपकी वीडियो खत्म हो जाएगी। तो देखिए हम लोगों ने पढ़ लिया है कि कितने तरीके होते हैं
कोरिलेशन को मेज़र करने के और किस तरीके से हम कोरिलेशन को मेज़र कर सकते हैं, राइट। अब हम आप थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखो हमने इसके फॉर्मूले पढ़ लिए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका हमने फॉर्मूला पढ़ लिया, हम इसको किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। और ये आपके लीनियर रिलेशनशिप बताता है दो कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स के बीच में, जैसा मैंने आपको बताया। और स्पीयरमैन जो है वो आपका रैंक के बेसिस पे रिलेशन बताता है, किसी भी दो वेरिएबल्स का वो रैंक के बेसिस पे रिलेशनशिप बताया। जैसे मैंने आपको बताया कि रैंक देके, जिसको हम नाप नहीं सकते क्वांटिटी में, वो रैंक देके उसको रिलेशनशिप बताता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एम्प्लॉय की जो कंपैरिजन करता है एम्प्लॉय के रैंकिंग की ऑन द बेस्ड ऑफ एक्सपीरियंस और जॉब परफॉर्मेंस के, ठीक है। नेक्स्ट आपका है कैंडल टाउ कोरिलेशन कोएफिशिएंट, जिसको हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया ये भी आपका कॉर्डेंट और डिसकॉर्डेंट पेयर, जो कि मैंने आपको बताया है कि कॉर्डेंट डिसकॉर्डेंट पेयर्स क्या होते हैं, उनके बेसिस पे ये रैंकिंग करता है। इसको भी हमें और फर्दर पढ़ेंगे। लास्ट है आपका पॉइंट बिसरल कोरिलेशन, जिसमें कि ये कॉन्टिन्यूस वेरिएबल और बाइनरी वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप बताया है। ये रिलेशनशिप हमारे सिलेबस में नहीं है, बिकॉज ऑफ ये जो रिलेशनशिप है इसको हम नाप ही नहीं सकते ना। इसको हम मतलब ये ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें हम कैलकुलेट कर ही नहीं सकते। आप बताइए जेंडर के और टेस्ट स्कोर के बेसिस पे आप कोई रिलेशनशिप फाइंड कर सकते हो क्या? पॉसिबल ही नहीं है। तो ये वाला रिलेशनशिप होता है जो इम्पॉसिबल रिलेशनशिप एज अ कैलकुलेट करता है। अब देखिए पियर्सन का क्या फॉर्मूला, पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने आपको बताया। और ये आपका रिलेशनशिप बताता है दो वेरिएबल्स के बीच में, जो कॉन्टिन्यू वेरिएबल्स होते हैं, लीनियर वेरिएबल्स के बीच में ये रिलेशन बताता है। इसका फॉर्मूला ये है, जैसे इसका यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये दे रखा है। देखो मैं इसको थोड़ा सा और अगर क्लैरिफाई करूँ तो समीशन डी एक्स डी, और डी एक्स आपको पता है, मैंने आपको मोमेंट्स वाले चैप्टर में बताया था। डी एक्स निकालने के लिए हम एक्स माइनस एक्स का मीन करते हैं, और डी वाई निकालने के लिए हम वाई माइनस वाई का मीन करते हैं। बहुत सिंपल है, ठीक है। और नीचे अपॉन में आपको एन रखना है, एन यानी कि जो आपका नंबर है और जितने भी आपके टोटल एंटिटीज है। उसके बाद आपको एक्स का स्टैंडर्ड डेविएशन आपको पता है कैसे निकलता है, अंडर रूट एक्स माइनस एक्स का बार यानी कि मीन। और वाई का स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालता है, वाई माइनस वाई का मीन, उसका स्क्वायर, मतलब स्क्वायर करके उसका अंडर रूट कर देंगे तो वो आपका स्टैंडर्ड मीन आ जाएगा। तो ये आपके पास आ गया है। इस तरीके से आप लोग इसका कोरिलेशन निकालोगे। अब हम इसका फर्दर क्वेश्चन भी करेंगे, ये ज़्यादा क्लैरिटी देगा। मैंने आपको बताया था कि आपका पियर्सन जो होता है वो -1 से +1 तक होता है, तो ये बहुत ईजी है। इसके अंदर आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, ठीक है। ये अब यहाँ पे देखिए, इसका डायरेक्टली एग्जाम्पल गिवन है। तो देखिए ये बिल्कुल मीन जैसा है, मोमेंट्स जैसा है, सेम टू सेम। देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन गिवन है, वेट, हाँ जी, आपको क्वेश्चन गिवन है यहाँ पे, मेरे जो एग्जाम्पल, हाँ ये एग्जाम्पल नंबर 2 पे देखेंगे। देखो सबसे पहले आपसे कह रखा है कि आपको निकालना क्या क्या है। सबसे पहले आप मीन निकालोगे, ठीक है। एक्स और वाई का देखो आपके पास डायरेक्टली क्वेश्चन में, एग्जाम में डायरेक्टली आएगा कि आपके पास ये एक्स और वाई तरीके से दे रखा होगा, और आपको यहाँ पे डायरेक्टली कहेगा कि पियर्सन के कोएफिशिएंट से आपको कोरिलेशन निकालो, या फिर आपको स्पीयरमैन के उससे निकालो। डायरेक्टली आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, कोई ज़्यादा ये कोई वो नहीं है। तो आपको एक्स और वाई का मीन निकाल लोगे, सिंपल टोटल करके अपॉन में जितने नंबर्स है उतने मीन तो आपको आ गया होगा अब तक निकालना। जब आप मीन निकाल लोगे तो उसमें से आप मीन में से एक कॉलम में एक्स को लेस करोगे, एक कॉलम में वाई को वाई से लेस करोगे, ये आपके आ जाएंगे। उसके बाद दोनों की मल्टीप्लिकेशन भी आपको करनी है, ठीक है। ये आप जब उसकी मल्टीप्लिकेशन करोगे तो उसका टोटल आपको चाहिए होगा, और उसके बाद उसका स्क्वायर भी करोगे वो निकालने के लिए, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए। जब आप ये सब सारी चीज़ें कर लोगे तो डायरेक्टली आपको सिर्फ फॉर्मूला लगाना है, जो कि आप इसमें एक्सपर्ट हो चुके। अगर आप मोमेंट, स्क्वीनेस और कुर्टोसिस करके आए तो आई होप इतना तो मैं आपसे एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि आप ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर लोगे। तभी मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे तो सबसे पहले आप वो वीडियोज़ जाके देखो, अदरवाइज आपको यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आने वाले, ठीक है। तो वो सारे वीडियोज़ आप पहले देख कर आओ। अब देखो यहाँ पे कहता है कि आर जो है वो आपका क्या है, प्लस में है, ठीक है। तो ये कहते हैं ऑलमोस्ट जो है वो इंक्रीजिंग लेवल पे चल रहा है। ये तो सब कमेंट लिखने को बोलेगा तो लिख देना, नहीं लिखने को। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है। मैं आपसे एक और चीज़ कहूँगी, आप सारे के सारे क्वेश्चन हाथ से मत करिए। कोई हाथ से करने वाले क्वेश्चन है क्या? ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्टली आते हैं कि एक्स और वाई, कोई करने वाले क्वेश्चन डायरेक्टली आपने एक बार देख के एक क्वेश्चन हाथ से करो, बाकी सारे एज अ रिवीजन के तौर पे कर लो, सिंपल, ठीक है। अब नेक्स्ट आपसे यहाँ पे कह रहा है, आपको सारी जो चीज़ें हैं वो डायरेक्टली क्वेश्चन में दी गई हैं, एक्स और वाई। ये सारे के सारे क्वेश्चन आप खुद से करोगे, बहुत ईजी क्वेश्चन हैं। यहाँ पे आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो आप इन्हें एक बार खुद से करेंगे, ठीक है। तो आपके लिए ज़्यादा इजी होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इस पे, जो मैं आपको बता रही हूँ सिर्फ वो इंपॉर्टेंट, ज़्यादा आपको फालतू थ्योरी वगैरह इतनी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब स्पीयरमैन के रैंक कोरिलेशन के बारे में अगर हम पढ़ें तो मैंने आपको बताया था, इसके अंदर आप रैंक देते हैं, किसी भी एक कैटेगरी वाइज आप रैंकिंग करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि
इंटरवल डेटा, रेशियो वाले डेटा, इंटरवल ऐसे डेटास में भी हम ये अच्छे से काम करते हैं। क्यों? यहाँ पे आप लोग रैंकिंग देते हैं। तो अगर आपकी कोई क्वांटिटी वाली डेटा है, मतलब क्वांटिटी वाली डेटा नहीं, क्वांटिटी वाली है, क्वालिटी जिसमें आप मेज़र नहीं कर सकते नंबर्स में, तो उन डेटा पे भी यहाँ पे रैंक दे सकते हैं। इसका फॉर्मूला देख लीजिए। इसको मैंने आपको बताया स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन को इससे डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला है 1 - 6 और डी का स्क्वायर का टोटल अपॉन में n ब्रैकेट में n स्क्वायर -1। अब देखिए किस तरीके से डी यानी कि डिफरेंस, डी हम कैसे फाइंड करते हैं, सबसे पहले ये देखेंगे डिफरेंस निकालना है हमें कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ का। अगर अभी मैं आपको बताऊंगी कि रैंकिंग कैसे करते हैं, रैंक देते कैसे एक्चुअल में, तो जब आप यहाँ पर रैंक देना सीख जाएंगे तो उसके आजू बाजू वाले का हमें डिफरेंस निकालने को डी कहता है। अभी हम करेंगे क्वेश्चंस के साथ साथ, टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी। और आपसे कहता है एन का मतलब होता है जो नंबर ऑब्जर्वेशन में जैसे हम एन नॉर्मली फाइंड करते हैं, और डी का स्क्वायर करना है आपको, जब आप डिफरेंस निकालेंगे उसका स्क्वायर करना है। अब देखिए यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला तो तब होगा ना, ये जो फर्स्ट फॉर्मूला है मैंने आपको वहाँ पे लिखा भी है, ये वाला फॉर्मूला तब होगा जब कोई आपका डेटा रिपीट नहीं होगा। अभी हम करेंगे क्वेश्चन में। और अगर आप यहाँ पे लिख लीजिए, अगर आपका डेटा रिपीट होगा, जब आपका डेटा रिपीट होगा तो आपको कैसे करना है, 1 माइनस वो सेम रहेगा प्लस 1/12 और m³ माइनस m। और m क्या होगा इसके अंदर, m वो होगा जब आपका डेटा रिपीट, जो आपका रिपीटेड वर्ड होगा उसको हम m³ माइनस m अपॉन में n, और अपॉन में तो सेम रहेगा n ब्रैकेट में n स्क्वायर -1, ठीक है। अब ठीक है, इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपकी सारी की सारी क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने के बाद जितने रिमेनिंग क्वेश्चंस होंगे, 2 क्वेश्चंस मैं आपको आज करा दूंगी। 2 ही क्वेश्चंस दिए हैं वैसे, चलो एक करा देती हूँ, एक आपका होमवर्क होगा, ठीक है। तो आप इसे खुद से कॉपी में, ये दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे और एग्जाम में इस बेसिस पे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, स्पीयरमैन के ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। अब देखिए, क्योंकि ईजी होता है ना कैलकुलेट करने में, और आप हमेशा याद रखना एग्जाम में क्वेश्चन वो आते हैं जो ट्रिकी होते हैं और कैलकुलेशन में ईजी होते हैं, बट उसमें दिमाग लगाना होता है, क्योंकि आपको कुछ भी बहुत बड़ा नहीं देगा एग्जाम में कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तो देखिए आपसे क्या कहता है कि कैलकुलेट करो, वेट, स्पीयरमैन का वो कैलकुलेट करना है एक्स, ठीक है। आपको, आपके पास n क्या है, 5 है, आपको दिख रहा है 5 n है, x और y आपको दे रखा है, n आपका 5 है, ठीक है, सिंपल। आपको n पता चल गया। अब आपको क्या क्या चाहिए, सबसे पहले आप देखेंगे कि रिक्वायरमेंट क्या क्या है एग्जाम, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या नाम है फॉर्मूले के। तो फॉर्मूला आपको पता है, आपको n मिल चुका है, आपको अब d चाहिए, सिंपल। आप बस, आपको d चाहिए और तो कुछ नहीं चाहिए, d का स्क्वायर करने के बाद उसका टोटल करना। अब d कैसे निकालेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे। तो d निकालने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे रैंकिंग करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आप x, वेट, अब x और y एज इट इज उतार लो। अब रैंकिंग कैसे देते हैं, सबसे पहले ये सीखिए। अब रैंकिंग क्या होता है, सबसे देखो, या तो आप नीचे से रैंकिंग दे सकते हैं, तो सबसे ऊपर से रैंकिंग दे सकते हैं। अब सबसे नीचे और सबसे ऊपर से रैंकिंग देना क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। सबसे ऊपर से रैंकिंग देना यानी कि जो सबसे बड़ा है उसको रैंक 1, जो सबसे छोटा नंबर है उसको उससे छोटा नंबर है उसको रैंक 2, उससे छोटा नंबर है उसको रैंक 3, इस तरीके से। या फिर आप ऊपर से रैंकिंग दे सकते हैं, जो सबसे छोटा है उसको नंबर 1, जो उससे बड़ा है उसको नंबर 2, इस तरीके से। तो इस क्वेश्चन के अंदर कैसे रैंकिंग दी गई, आपकी मर्जी, आप कैसे भी रैंकिंग दे सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर कैसे रैंकिंग दी गई है, सबसे छोटे वाले को फर्स्ट रैंकिंग, देन उससे बड़े वाले को सेकंड रैंकिंग। ये ऑलरेडी अरेंज ऑर्डर में है, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो कोई दिक्कत नहीं है। बस एग्जाम में आपको ऐसे नहीं देगा, तो आपको पहले उसे अरेंज करना पड़ेगा, तब आप, या विदाउट अरेंजिंग भी आप रैंकिंग दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप रैंकिंग देंगे, 2 सबसे छोटा है उसको रैंकिंग 1, उसके बाद उससे बड़ा है 2, इस तरीके से। और वाई में भी इन्होंने सेम ही करा है, तो आप इस तरीके से आप इसको रैंकिंग देंगे, ठीक है। आपने रैंक दे दिया। आप डी कैसे निकालते हैं, डिफरेंस कैसे निकालते हैं, रैंक एक्स और रैंक वाई में डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखो सबसे पहले हम एक चीज़ देखेंगे। तो चलिए हम इसका डिफरेंस, सबसे पहले हमने रैंकिंग, जो भी हमारी रैंकिंग थी, वेट, हमारी जो रैंकिंग थी हमने उसको यहाँ पे उतार लिया। अब रैंकिंग के बाद हम इसका डिफरेंस निकालेंगे दोनों रैंकिंग का। तो 1 में से 1 गए लेस 0, 2 में से 2 गए 0, 3 में से 4 गया, हम 3 में से 4 लेस करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, 4 में से 3 करेंगे तो 1, 5 में से 5 का 0, ठीक है। आपके पास आ गया डिफरेंस। अब डी का हमें स्क्वायर करना है, आपको पता है, उसके बाद हम उसका टोटल करेंगे। जब हम डी का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास सारी वैल्यू पॉजिटिव में आ जाएंगे, तो 1 1 यानी कि 2, और 2 का स्क्वायर, वेट, हाँ, हम इसका टोटल करेंगे तो हमारे पास आ गया 2, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास ये आ जाएगा, वेट, हाँ, आपके पास आ जाएगा डी का स्क्वायर, ठीक है, सिंपल है। डी का स्क्वायर का टोटल आपके पास आ चुका है। तो उसके बाद आपका डी का स्क्वायर आ चुका है। अब आपको कुछ भी नहीं निकालना है, सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। एन आपके पास था 5 बाहर, 5 स्क्वायर -1, ठीक है, इस तरीके से आपको ये मिल जाएगा। तो आप ये वाला क्वेश्चन डी, आपको इसमें सीखना था बेसिकली डी निकालते कैसे हैं और रैंकिंग देते कैसे हैं, ठीक है। आप हाईएस्ट वाली रैंकिंग, जैसे आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी रैंकिंग दे सकते हैं, इंक्रीजिंग में, इट्स अप टू यू, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि देखिए कमेंट में क्या दे रखा है कि 0, आप वेट,
आपका जो 0.9 आया, 0.9 आया यानी कि ये बहुत क्लोज है 1 के। तो ये जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था किस तरीके से हमारा स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन होता है, क्या होता है। तो ये आपका स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन आपने वहाँ पे जाके देखोगे तो मैंने आपको बताया था 0.7 से लेकर 0.3 तक में ऐसा होता है वैसा होता है। तो ये पॉजिटिव आपका कोरिलेशन है, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव, ठीक है। अब आपका एग्जाम्पल नंबर 8, ये आपका होमवर्क है, बहुत ही ईजी है। इसके अंदर आपको सारी चीज़ें दी गई हैं, आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, आता है ऐसा क्वेश्चन, मैंने ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में देखा है आते हुए। तो आप इसको करके जाइए, इसमें आपको n निकालना है, नंबर ऑफ पेयर्स निकालने हैं। तो ये आप इसे खुद से करिए। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे जरूर, यहाँ पे सारे चीज़ें दे रखी हैं। देखिए मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ। आपको कह रहा है कि वैल्यू ऑफ स्पीयरमैन आपको 2/3 ऑलरेडी गिवन है, तो आपको p की जगह 2/3 रखना है। और आपको कह रहा है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन कॉरेस्पॉन्डिंग मार्क्स इज 55, यानी कि आपको डिफरेंस भी दे रखा है। अरे आप खुद समझिए, स्क्वायर का डिफरेंस कह रहा है, स्क्वायर्स ऑफ डिफरेंस यानी कि डिफरेंस का स्क्वायर आपको गिवन है 55, आपको कुछ नहीं करना है। 1 - 6 की मल्टीप्लाई आप डायरेक्टली डी स्क्वायर से कर दोगे, अपॉन में आपको मिल जाएगा, सिंपली आप इसको फाइंड कर लोगे। ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है। हम नेक्स्ट देखते हैं कि कैंडल्स टाउ क्या कहते हैं, कि ये जो है वो डेटा मतलब ये कॉर्डेंट पेयर्स और डिसकॉर्डेंट पेयर्स के बीच में रिलेशनशिप बताते हैं। जैसे कि कॉर्डेंट पेयर्स वो होते हैं, जैसे हमारा x बढ़ेगा तो उसका y भी हमारा बढ़ेगा, ठीक है। हमारे मतलब जो सेम इम्पैक्ट होता है दोनों के रिलेशनशिप के बीच में। वो डिसकॉर्डेंट पेयर्स वो पेयर्स होते हैं जिनका एक, जैसे अगर x बढ़ता है तो y कम होगा, यानी कि दोनों के जो इफेक्ट पड़ते हैं वो रिवर्स टाइप के इफेक्ट होते हैं। तो वो होता है हमारा डिस्कॉर्डेंट पेयर। इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप बताते हैं वो है कैंडल टाउ। इन टर्म्स ऑफ रैंक के हिसाब से वो रैंकिंग यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ें आप खुद से एक बार रीड आउट कर लीजिए सब चीज़ें। मैं आपको डायरेक्टली आपको फॉर्मूला बताती हूँ। फॉर्मूला आपसे कहता है कि ये इनका साइन होता है कैंडल्स का, = C - D। C वो होता है कॉर्डेंट पेयर्स और D होता है डिस्कॉर्डेंट पेयर्स। आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन होगा अपॉन में C + D, ठीक है। और कहता है कि ये तो हो गया छोटे अगर डेटा है उनके लिए, और अगर बड़े डेटा होते हैं तो उनके लिए आप देखो n यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, तो C - D अपॉन में n ब्रैकेट में n - 1 अपॉन में 2। देखिए कि कॉर्डेंट और डिसकॉर्डेंट पेयर्स पता कैसे करते हैं, पहले ये देखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं अगर कहूँ तो यही है, क्योंकि नया है कुछ। ये देखिए इसके अंदर आप कैसे पता करेंगे कॉर्डेंट और डिसकॉर्डेंट पेयर्स होते क्या है। सबसे पहले देखिए, आपसे कहेगा, आपको ना एग्जाम में डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन देगा और आप लोगों को कहेगा कि कॉर्डेंट डिसकॉर्डेंट पेयर्स, मतलब ऑब्वियसली आपको निकालना होगा कैंडल टाउस के, उससे वो कहेंगे कि कैंडल्स टाउ कोरिलेशन निकालो, सिंपल। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप कॉर्डेंट और डिसकॉर्डेंट पेयर्स चेक करेंगे कौन कौन से हैं। तो देखिए यहाँ पे 3 पेयर बनेंगे, ए और बी का एक पेयर बनेगा, एक बनेगा बी और सी का पेयर, और एक बनेगा ए और सी का पेयर, सिंपल, ठीक है। 2 पेयर्स बनाते हैं हम, ठीक है, कैंडल्स टाउ के कोरिलेशन के फॉर्मूले में। तो सबसे पहला पेयर हम चेक करते हैं ए और बी का। ए और बी का पेयर अगर हम चेक करें तो यहाँ पे देखिए कि अगर जब ए और बी जो, अगर हम एक्स वाई के बिहाफ पे अगर हम देखें एफिशिएंसी रैंक में, अगर ए जो है जब वो बी के पास जाता है तो वो क्या होता है, ए यानी कि अगर वो एफिशिएंसी रैंक में क्या हो रहा है, वो कम हो रहा है। आप देख सकते हैं कि 4 से वो 1 हो गया, ठीक है। तो यानी कि डिक्रीज हो रहा है, एक्स आपका कम हो रहा है, ठीक है। ए अभी भी ज़्यादा है, यानी कि एक्स जो है वो आपका कम हो रहा है। सेकंड, अगर कम्युनिकेशन रैंक में देखेंगे तो 3 से क्या हुआ, 1 हुआ, यानी कि अभी भी, और वाई भी क्या हो रहा है, डिक्रीज। एफिशिएंसी रैंक तो कम हो रही है, साथ ही साथ वाई भी डिक्रीज हो रहा है, एक्स भी डिक्रीज हो रहा है, वाई भी डिक्रीज हो रहा है, यानी कि सेम ऑर्डर में वो कम हो रहा है तो वो भी कम हो रहा है। तो ये कॉर्डेंट पेयर हुए, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। अब अगर हम सेकंड पेयर चेक करेंगे तो आप सेकंड पेयर देख सकते हो। सेकंड पेयर अगर हम बी और सी का चेक करते हो, चलो पहले सेकंड, ये थर्ड पेयर इसके अंदर इस तरीके से दे रखा है। देखिए बी और सी का अगर मैं देखूँ एफिशिएंसी रैंक में देखूँ तो यहाँ पे 1 से 2, यानी कि एक्स जो है वो इंक्रीज हुआ है, देख सकते हो आप, 1 से 2 हुआ है तो एक्स आपका इंक्रीज हुआ है। और कम्युनिकेशन रैंक में 1 से 5 हुआ है, यानी कि वाई भी आपका इंक्रीज हुआ है। सिंपल है, बहुत 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 सिंपल मैथ है, बहुत, बस आपको चीज़ें आने चाहिए, तरीका आना चाहिए आपको बस। तो ये भी इनकी जो एक्स भी बड़ा है, वाई भी बड़ा है, यानी कि ये कॉर्डेंट पेयर होगा, सेम डायरेक्शन में है। अब देखिए ए और सी में, आप देखिए ए और सी में सबसे पहले 4 से 2 गया, यानी कि एक्स जो है वो कम हुआ, 4 से 2 हो गया। बट जो आपका वाई है, यानी कम्युनिकेशन रैंक जो है वो 3 से 5 हो गया, यानी बढ़ा है। एक्स तो कम हुआ है पर वाई जो है वो इंक्रीज हुआ है, यानी कि डिस्कॉर्डेंट पेयर्स होकर इनकी डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है। बहुत सिंपल था, ठीक है। तो यहीं पे आपको देखो, ये तो आपके पास आ गया फॉर्मूला, ठीक है। अब हम, ये आपको क्वेश्चन दे रखा है जिसमें फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ है, उसको देखो। सबसे पहले आपसे क्या कहता है, अब आपको देखो कितने पेयर्स निकालोगे, 5 पे। देखो अगर आपको ये चीज़ें 4 दे रखी होंगी, मैं आपको तरीका बताऊँ, 4 चीज़ें दे रखी हो तो आपको 5 पेयर्स निकालने होंगे, 3 दे रखे होंगे तो आपको 4 पेयर्स, इस तरीके से एक नंबर बढ़ा के आपको पेयर्स निकालना। कैसे, देखिए सबसे पहले ए बी का निकालोगे, बी सी का निकालोगे, सी डी का, 3 पेयर्स हो गए यहाँ पे, ठीक है। बहुत बेसिक मैथ है, ए बी का, बी सी का, ठीक है, और सी डी का।
उसके बाद फिर आप निकालोगे AC का और AD का, बस उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं निकालना, BD का वगैरह नहीं, सिर्फ पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा, उसके बाद पहले वाले का सबसे निकालना होता है, ठीक है। उसके बाद वैसे इतना नहीं बोलता है निकालने के लिए, ठीक है। सबसे पहले आप देखो A और B का देखोगे तो सबसे पहले A और B में क्या हुआ, आप अपने माइंड में भी चेक कर सकते हो, ये सब लिखने की जरूरत नहीं होती। A से B में जाओगे तो 2 से 1 हुआ है, बढ़ा है, और 3 से 1 हुआ है, उसमें भी बढ़ा है, तो ये कौन सा कॉर्डेंट रिलेशनशिप हो गया। नेक्स्ट आते हैं हम, अगर B से C में देखें, यानी कि ये वाला देखो, B से C में जाने वक्त एक बढ़ा है, ठीक है, और 1 से 5 हुआ तब भी बढ़ा है, यानी कि ये भी कॉर्डेंट है। उसके बाद अगर हम C से D में देखें तो पहले क्या है, 4 से 3 हुआ है, कम हुआ है, 5 से 2 हुआ बढ़ा है, यानी कि C से D में अगर जाकर 4 से 3 हुआ यानी कम हुआ है, और 5 से 2 यानी बढ़ा है, तो यानी कि डिस्कॉर्डेंट रिलेशनशिप हो गया आपका। कौन सा है, C से D में, ठीक है। इसमें दे नहीं रखा C से D, मतलब इसमें सारे रिलेशनशिप यहाँ पे दिए ही नहीं हुए, ठीक है। मतलब कुछ कुछ आप ले सकते हो, हार्ट टू हार्ट 5 to 6 इतने, ठीक है। उसके बाद अगर मैं देखूँ A से C में, देखो A से C में क्या हुआ है, 2 से 4 हुआ है, यानी कि बढ़ा है पहले तो, उसके बाद 3 से 5 ही इसमें बढ़ा, तो ये आपका कॉर्डेंट रिलेशनशिप हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको रिलेशनशिप चेक करना, आप देखिए कैसे होता है। अब देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके इसके अंदर 1 2 3 4 कॉर्डेंट रिलेशनशिप है और डिस्कॉर्डेंट आपका 1 है, ठीक है। इस तरीके से आपको निकालना होता है कितने कॉर्डेंट और कितने डिस्कॉर्डेंट। वेट, ओके, कितने डिस्कॉर्डेंट है, बस सिंपल है, बहुत सिंपल मैथ है। सी आपके कॉर्डेंट कितने रिलेशनशिप है, आपके कॉर्डेंट रिलेशनशिप 4 और डिस्कॉर्डेंट 1 है, तो आपको वही वैल्यू पुट करनी है, बहुत सिंपल है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या कह रहा है कि आपका ये क्या है, 0.6 आया, 0.6 यानी कि पॉजिटिव आएगा, तो यानी कि बच्चे जो है वो ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं, मतलब वो पढ़ रहे हैं, तो मार्क्स वो लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल था। अब नेक्स्ट आपके पास पार्ट आता है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले, स्टैंडर्ड एंड प्रोबेबल एरर क्या होता है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। ये भी अच्छा पॉइंट है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, फिर आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने चारों तरीके समझे कि कितने टाइप्स होता है, तीनों तरीकों के हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं। तो वीडियो को बहुत अच्छे से आप देख के समझिएगा, और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिए और बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि मैं ये सारे चैप्टर्स करवाने के बाद आप लोगों को रिवीजन क्लासेस दूंगी, जिसमें कि हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने वाले हैं, जो लास्ट ईयर एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो बिल्कुल भी इन वीडियो को मिस मत कीजिएगा, और मैं यही कहूँगी कि डे नंबर 1 से वीडियोस देखिए, अदरवाइज आप लोगों को कुछ भी समझ नहीं आएगा, क्योंकि आपका मोमेंट, स्क्वीनेस, कुर्टोसिस, मीन, इन सबसे ही पूरा चैप्टर जुड़ा हुआ है, एक तार है बिजनेस स्टडीज से जुड़ी हुई है। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा और स्टार्टिंग डे नंबर 1 से ही कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर कर दिए। थैंक यू एवरीवन।